हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 13 प्रारंभ करेंगे और उसकी प्रथम प्रश्नावली को सबसे पहले हम हल करेंगे। यहां पर पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, जबकि इसे ऊपर से खुला रखना है। फिर आगे आपको बोला गया कि प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। और देखिए, आपके पास दो भाग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको थोड़ा इमेजिनेशन जरूर करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा कोशिश करिए कि आप अगर हल्का एक रफ चित्र बना पाए, तब आपके लिए प्रश्न काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बोला गया कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाना है। तो चलिए हम पहले वो बना लेते हैं। तो देखिए, अगर आप एक डब्बा बनाएंगे प्लास्टिक का, तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। मैं एक रफ फिगर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि देखिए, ये अगर हमारे पास लंबाई हो जाएगी, ये अगर हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी, और ये हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो हमें पता लग गई। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक प्लास्टिक का डब्बा जैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात घनाभ जैसा दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आपको बोला गया कि इसे ऊपर से तो आपको खुला रखना है। तो देखिए, ऊपर वाला जो समतल होगा वो तो ये वाला समतल होगा। तो इस तरीके से आपको इसको खुला रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक का डब्बा आपको बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है और जगह तो आप प्लास्टिक यूज करेंगे, लेकिन चूंकि इस वाले जो ऊपर की तरफ सरफेस है ये वाला, इसको आपको खुला रखना है। तो प्लास्टिक केवल जो बाकी बचे सरफेस है, अर्थात बाकी बचे जो समतल है, केवल वहीं पर प्लास्टिक यूज होगी। इसका मतलब देखिए, साइड में यूज होगी, दोनों तरफ देखिए, आगे और पीछे यूज होगी और सबसे नीचे यूज होगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि केवल 5 सतहों पर प्लास्टिक का यूज करना है, जबकि ऊपर वाली को खाली छोड़ना है। अब देखिए, अब यहां पर आपको बोला गया था पहला वाले भाग में कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आप पहले वाले भाग पर पढ़ोगे, तो जो आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल है वो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। तो मैं यहां लिख देता हूं, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। अब यहां से आप देखिए, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल यदि आप लिखोगे, तो आप देखिए साइड में आपके पास ये जो सतह है, आप देख सकते हैं ये वाली जो सतह है साइड में जो बन रही होगी, ये आपको क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा इस सतह का, क्योंकि यहां पर प्लास्टिक यूज हो रही होगी। ये तो आपके पास एक तरीके से आयत होगी, इस सतह की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास देखो चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात अगर हम लंबाई को एल से प्रदर्शित करें, चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करें और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करें। देखिए क्यों हमने किया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हमारे पास नोटेशन है। जैसे लंबाई मतलब लेंथ होती है, इसलिए हमने एल से कर दिया। चौड़ाई मतलब ब्रेथ होती है, अर्थात बी से कर दिया। और ऊंचाई मतलब हाइट होती है, तो हमने एच से कर दिया। तो आप देखो, इस वाली सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात बी गुणा एच हो जाएगा। प्लस देखिए, इसी तरीके से एक सतह आपके पास इधर बन रही होगी। देखिए, बाईं तरफ आपने एक सतह देख ली थी, तो दाईं तरफ भी आपके पास बनेगी। ये वाली सतह आप देख पा रहे हैं, तो ये भी होगी। तो आपके पास चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, क्योंकि है तो दोनों सतह बिल्कुल एक जैसी, बस एक दाईं तरफ है तो एक बाईं तरफ है। तो यहां पर भी आप बी गुणा एच लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाली एक सतह होगी। सबसे नीचे वाली सतह आप देखिए, ये वाली आपके पास होगी जो नीचे की तरफ होगी। ये सतह आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ होगी वाली सतह। तो इस सतह का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं। तो इस सतह का क्षेत्रफल देखिए आपके पास हो जाएगा, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करेंगे तो एल गुणा बी आ गया। अब इसके हूबहू बिल्कुल सेम सतह तो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन वो ऊपर वाली सतह तो आपको बोला गया खुली रखनी है, तो आप यहां पर तो प्लास्टिक उपयोग में लाएंगे ही नहीं, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ देखिए, ये वाली जो सतह होगी, एक सतह ये होगी बाहर की तरफ,
तो आप इस सतह का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इस सतह का यदि आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो आप देखो, आप लंबाई गुणा ऊंचाई का एक आयत बनाएंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे L गुणा H। और इसी तरीके से देखिए, जैसे ये आपने आगे लिखा है ऐसी पीछे की तरफ एक सतह होगी, तो वो भी होगी तो L गुणा H ही। तो इस तरीके से आवश्यक शीट का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो ये देखिए आप लिख सकते हैं इसे 2 गुणा BH प्लस HL प्लस LB। अब यहां से हम मान रख देते हैं। तो आप देखिए L का मान है आपके पास 1.5, B का मान है 1.25 और गहराई अर्थात ऊंचाई जो है वो 65 सेंटीमीटर है। तो आप देखो हर जगह मीटर में है लेकिन यहां सेंटीमीटर है, तो आप कोशिश करें कि हर जगह मीटर में ही रखें। तो देखिए 2, B का मान 1.25, ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में करेंगे तो 0.65 प्लस H का मान 0.65 गुणा L का मान 1.5 प्लस L गुणा B करेंगे अब आप, तो यह आ जाएगा 1.5 गुणा 1.25। अब फिर आप ये देखो कि यहां से अगर आप इसको सरल करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2। अब देखो 1.25 का गुणा आप 0.65 से करेंगे और फिर 0.65 का गुणा आप 1.25 से करेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं, तो ये आ जाएगा 0. इनको गुणा कर रहे हैं हम 8125 प्लस, अब देखिए हम 1.5 का गुणा कर देते हैं 0.65 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9750 प्लस, अब हम देखिए 1.5 का गुणा 1.25 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.875। तो अब देखिए इन दोनों को भी हम जोड़ देते हैं आपस में, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा 5 7 8 7 1, 1.7875 प्लस 1.875 आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए हम गुणा करते हैं 2 का, तो यहां से यदि आप 2 का गुणा करोगे तो आपके पास देखो आ जाएगा 0 5 7 5 3, अब दशमलव लगाएंगे तो आपके पास यहां दशमलव आ जाएगा प्लस 1.875 आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास 0.054.5 ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शीट का क्षेत्रफल होगा वो आपके पास 5.4500 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने मात्रकों को मीटर में बदल लिया था। तो यहां से आपके पास पहले भाग का उत्तर आ गया। अब इसको देखो हम एक तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखिए हमने एक एक करके सबको लिखा है समझने के लिए। यहां पर अगर आप डायरेक्ट लिखते तो आप जानते हैं कि चूंकि आपको ऊपर का भाग खुला रखना है, तो इसका मतलब पहले आप सभी सतहों का क्षेत्रफल लिखा लेंगे। तो आपने पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है आपका, वो होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये आपके पास पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सभी प्रश्नों का। अब आपको तो ऊपर वाली क्षेत्रफल को हटाना होगा, तो ऊपर वाले क्षेत्रफल को यदि आप हटाएंगे अर्थात L गुणा B को आप हटा देंगे तो माइनस LB आप कर देंगे। तो यहां से अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो देखिए अगर आप हल भी करोगे तो 2 गुणा LB प्लस 2 गुणा BH प्लस 2 गुणा HL माइनस LB आ जाएगा। देखो 2 LB में से एक LB घटाओगे तो आपके पास LB प्लस 2 गुणा BH प्लस 2 गुणा HL आपके पास आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी यहां पर लिख सकते थे पहली बार में। अब देखिए हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि इस सीट का मूल्य आपको पता करना है यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है। तो आप ये देखो कि दूसरे वाले भाग में आपको टोटल मूल्य ज्ञात करना है सीट का। अब आपने देखा कि 5.45 मीटर स्क्वायर आपके पास सीट यूज हो रही है, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य आपको बोला गया 20 रुपए है, इसलिए आपको जो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का क्षेत्र मूल्य निकालना होगा, क्योंकि इतनी सीट का उपयोग आपने किया है उस प्लास्टिक के डब्बे बनाने के लिए। तो आप यहां पर 5.45 का गुणा कर देंगे 20 में। चलिए गुणा कर देते हैं, तो यह आ जाएगा रुपए
99.00। तो सॉरी, 1 मिनट रुकिए, मैंने शायद इसको गलत कर दिया है। यहां से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 109.00। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपको कुल 109 रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस प्लास्टिक की शीट को बनाने के लिए। तो देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर दी हुई है। 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का व्यय आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको कमरे का आकृति ध्यान होनी चाहिए कि आखिर कमरा किस आकृति के अनुरूप होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तुरंत, तो आप एक बार देखेंगे तो कमरा एक 3D तरीके का है, और आप देखेंगे कि जो कमरा आपके पास है वो एक घनाभ के आकार का होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, यहां पर इस तरीके का एक कमरा होगा कोई भी, क्योंकि घनाभ के आकार का ही होगा। तो आप यहां देख रहे हो कि जो लंबाई है वो L है 5 मीटर, जो चौड़ाई है B अर्थात 4 मीटर, और ऊंचाई H अर्थात 3 मीटर हो गई। अब सबसे पहले आपको तो देखो यहां पर व्यय ज्ञात करने को बोल दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे जो आप पेंट करेंगे अर्थात सफेदी कराएंगे इस कमरे की दीवारों पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप फर्श पर तो सफेदी नहीं कराएंगे, आप केवल दीवारों पर कराएंगे। तो आप जानते हैं किसी भी कमरे में 4 दीवारें होती हैं, आप देख सकते हैं। ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं एक बार देखिए, तो आपको पता लगेगा कि देखिए 4 दीवारें आपके पास होती हैं। एक दीवार ये हो गई, तो इसी के बिल्कुल विपरीत दीवार होगी ये वाली आपके पास। तो एक दीवार ये हो जाएगी आपके पास, तो 2 दीवारें हो गई आपके पास। अब देखिए, फिर आप देखेंगे कि जिस तरफ आप बैठे होंगे तो उसके आगे पीछे भी दीवार होंगी। तो जिधर की तरफ आपने देखिए मुंह करके बैठे होंगे तो उस तरफ देखिए एक दीवार ये हो गई, और बिल्कुल उसके अपोजिट अर्थात उसके विपरीत भी एक दीवार जरूर होगी। तो देखिए वो दीवार आपके पास ये वाली हो जाएगी। तो देखिए इसके अपोजिट ये वाली होगी, पीली वाली के अपोजिट, यहां पर मैं अब बना रहा हूं। तो देखिए 4 दीवारें तो ये हो गई। तो ध्यान रखें किसी भी कमरे में केवल 4 दीवारें ही होती हैं। अब 4 दीवारें आपके पास हो गई, तो अब आप यहां से ये देखो कि जब आपको सफेदी करवानी है तो बोला गया है कि आपको दीवारों के अलावा छत पर भी सफेदी करवानी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कमरे के फर्श पर सफेदी नहीं करवानी है। तो छत तो देखो आपके पास ये ऊपर वाली आएगी, तो आपको यहां पर भी सफेदी करवानी है। मैं यहां पर छत को भी समझाने के लिए बना देता हूं। तो ये जो आपके पास होगी वो छत हो जाएगी। तो अब ये देखो, सबसे पहले तो आपको यहां पर इन सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आवश्यक क्षेत्रफल सफेदी करने के लिए, अब देखोगे आप कि यहां पर आपको सभी पृष्ठ क्षेत्रफल पता ही है, वो होता है आपके पास 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास ये होता है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि आपको कमरे के फर्श पर नहीं करवाना, अर्थात फर्श तो आपके पास ये वाला होगा क्योंकि छत के बिल्कुल अपोजिट में जो होगा। तो ये देखोगे अगर आपके पास ये लंबाई है अर्थात L है, ये देखिए आपके पास चौड़ाई है अर्थात B है, और ये आपके पास ऊंचाई है अर्थात H है। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा अर्थात वो L गुणा B हो जाएगा, तो आप L गुणा B इसमें से घटा देंगे। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। तो आप देखिए 2LB में से एक LB आप घटाएंगे तो आपके पास LB बचेगा। तो LB प्लस 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो BH प्लस HL आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर आप मान रख देंगे। तो देखिए L का मान 5 है, B का मान 4 है और H का मान 3 है। तो यहां से देखिए आपके पास LB 5 गुणा 4 आ जाएगा प्लस 2 BH अर्थात 4 गुणा 3 12 हो गया, प्लस HL अर्थात 5 गुणा 3 अर्थात 15 हो जाएगा आपके पास। तो यहां से अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा
5 गुणा 4 करेंगे तो 20 आ गया, प्लस 2 गुणा 12 और 15 को यदि आप जोड़ेंगे तो 27 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आ गया 20 प्लस 54 अर्थात 74 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि जितनी भी दूरियां आपको दी हुई थी वो सभी मीटर में दी हुई थी, इसलिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब चूंकि क्षेत्रफल आ चुका है तो अब आप यहां पर देखेंगे कि आपको अब व्यय ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो व्यय है वो ₹7.50 है, लेकिन आप देख रहे हैं जो सफेदी करवानी है वो तो इतने क्षेत्रफल में करवानी है, तो इसलिए 74 मीटर स्क्वायर के लिए जो व्यय होगा वो हो जाएगा ₹7.50 गुणा 74। तो चलिए हम गुणा करते हैं अभी इनका। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0.055। तो ये आप देखिए आपके पास जो व्यय आ गया वो आ जाएगा ₹555। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। यहां पर आपको बोला गया कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत ₹15,000 है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आप देख रहे हैं आपके पास संकेत में दिया हुआ है चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल था वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि आप जब परीक्षा में उत्तर को हल कर रहे होंगे तो वहां पर प्रश्न में आपको संकेत नहीं दिया होगा, ये आपको खुद से सोचना होगा। तो इसलिए अभी आप इसको बिल्कुल भी भूल जाइएगा, अपनी तरफ से इस प्रश्न को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपके पास एक हॉल होगा, आयताकार हॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उस हॉल का जो पृष्ठ है अर्थात जो बेस है या हम बोल सकते हैं जो आधार है वो आयत के तरीके का है। और टोटल यदि हम हॉल की बात करें तो वो स्वाभाविक सी बात है आयताकार हॉल मतलब एक कमरा हो गया, तो उसका जो आकार होगा कमरे का वो तो एक घनाभ के आकार का होता है। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो हॉल बोला है वो बेसिकली एक घनाभ ही है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि आखिर घनाभ किस तरीके का होगा आपके पास। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हमने एक घनाभ आपको समझाया कि इस तरीके का एक घनाभ आपके पास हो जाएगा, अर्थात यही हमारे पास आयताकार हॉल हो गया। अब आप देख रहे हो कि जो आपके पास आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बोला गया है, तो सबसे पहले तो हम फर्श समझ लेते हैं। तो फर्श तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नीचे वाला पृष्ठ होता है यही होता है हमारे पास आधार, या हम बोल सकते हैं पृष्ठ, सॉरी फर्श बोल सकते हैं जिसे हम, जिस पर हम खड़े होते हैं। तो ये आपके पास देखो ये फर्श आ गया। अब यहां पर आप ये समझिए कि जो भुजाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो घनाभ में 3 भुजाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब बात करते हैं कि आखिर लंबाई कौन सी है। तो ये आपके पास लंबाई होती है, ये देखिए चौड़ाई होती है b, और ये जो आपके पास दूरी होती है इसे हम h अर्थात ऊंचाई बोलते हैं इस घनाभ की अर्थात इस कमरे की। अब यहां से आप ये देखो जो फर्श का परिमाप होगा, तो फर्श तो आपके पास ये है, तो इसमें ऊंचाई का तो कोई क्षेत्रफल, ऊंचाई का तो कोई यूज है नहीं। देखिए फर्श तो आपके पास कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जिसमें ये l हो गई दूरी और ये दूरी b हो गई। अब चूंकि आयताकार है इसका मतलब ये हुआ कि ये भी b हो जाएगी और ये आपके पास l हो जाएगी। यहां पर इस बात को ध्यान रखें, कुछ छात्रों को ये देखने में लगेगा कि यहाँ पर कोण जो है वो 90 अंश तो बन ही नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पर हमने एक त्रिविमीय आकृति बनाई है अर्थात 3D में। तो अगर हम बिल्कुल आपके सामने इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे पास संभव नहीं होगा इस आकृति को दर्शाना, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरीके की आकृति नहीं बनाई है। तो हमने कुछ दूसरे तरीके से आकृति बनाई है, ध्यान रखें, लेकिन ये सब है 90 अंशी। तो ये आपके पास आयत हो गया। अब आप जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होगा वो तो सभी भुजाओं का योगफल होता है, सभी भुजाओं का योगफल अर्थात देखो l 2 बार लिखाई दे रहा है तो 2 बार l जोड़ देंगे और 2 बार b जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा l प्लस b। या फिर देखो आपने डायरेक्ट सीखा भी था, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो आपको बोला गया परिमाप जो है वो 250 मीटर है अर्थात 2 गुणा l प्लस b, ये आपके पास 250 आ गया। अब आपको बोला गया था कि जो आपको पेंट कराना है
वो चारों दीवारों पर कराना है। और आप जानते हैं चार दीवारें कौन कौन सी होती हैं। देखिए, एक ये वाली दीवार, एक इसके बिल्कुल अपोजिट, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। इसका मतलब छत पर और फर्श पर आपको कोई भी पेंट नहीं कराना है। तो आप देखेंगे कि जो इस दीवार का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा बी गुणा एच, क्योंकि देखिए चौड़ाई और ऊंचाई का केवल योगदान इसमें आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा आपके पास b गुणा एच। अब इस तरीके से आप देख रहे हो, जब ये आ गया b गुणा एच तो इसके बिल्कुल अपोजिट अर्थात बिल्कुल विपरीत आपके पास ये भी b गुणा एच ही आएगा। प्लस, अब देखिए यहां से आप ये देखोगे कि एक इधर की तरफ ये वाला होगा, बाहर की तरफ जो दीवार होगी, तो इसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा l गुणा एच। और बिल्कुल इसके विपरीत एक दीवार पीछे की तरफ आपको होगी, तो वो भी l गुणा एच आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से चारों दीवारों का आपने क्षेत्रफल लिख दिया। तो आप देखोगे, देखो h सभी में से उभयनिष्ठ आपके पास आ रहा है। h को यदि आप उभयनिष्ठ लेंगे तो आपके पास देखो बचेगा b प्लस बी प्लस एल प्लस एल। तो ये देखो ये आ जाएगा h 2b प्लस 2l, और दो आप उभयनिष्ठ ले लो तो 2h b प्लस एल आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप आगे देखेंगे तो आपको बोला गया कि चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत आपको दी हुई है 15,000 रुपए, और रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर का आपको रेट लगाया गया है। तो यहां से आप देखो 2 गुणा एल प्लस बी, ये तो आपको पता था आयत का परिमाप है जो कि 250 था। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 250 एच, और मात्रक मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं क्योंकि सभी मीटर में बोल दिया गया है। तो यहां से आपके पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन आपको तो वहां पर कुल व्यय दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए, चूंकि आपको बोला गया कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो व्यय है पेंट कराने का वो रुपए 10 है, इसलिए, लेकिन आपके पास तो 250 एच ये पूरा है क्षेत्रफल चारों दीवारों का। तो 250 एच जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए जो व्यय होगा वो आ जाएगा रुपए 10 गुणा 250 एच, अर्थात ये आपके पास देखो रुपए 2500 एच आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जो रुपए लगने चाहिए थे वो आपके पास 2500 एच लगने चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो बोल दिया गया कि रुपए तो 15,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2500 एच जो आपकी तरफ से आया है वो प्रश्न में जो दिए हैं टोटल रुपए 15,000 के बराबर आप कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास जो एच होगा वो हो जाएगा 15,000 बटे 2,500। और फिर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, देखो 2 जीरो हर में है और 2 जीरो अंश में, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो 150 बटे 25 आपके पास आ जाएगा, और 25 से यदि आप 150 को कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो ऊंचाई होगी इस आयताकार हॉल की वो आपके पास 6 हो जाएगी, और मात्रक ध्यान रखें हमेशा लिखने के लिए, तो वो मीटर में आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आयताकार हॉल की ऊंचाई 6 मीटर आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 को हम पढ़ लेते हैं अभी। यहां पर बोला गया कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। फिर आगे आपको बोला गया कि इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए, अगर हम एक ईंट को बना लें, क्योंकि अगर हम ईंट को बनाएंगे तो हमें काफी चीजें आसान हो जाएंगी कि किस तरीके की ईंट होगी और कैसे आप यहां पर उसको पेंट करेंगे। तो ये आप देखिए ईंट बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास इस तरीके से कोई एक ईंट होगी। अभी हम एक ईंट की बात करते हैं।
तो आप जानते हैं उस ईंट की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी, क्योंकि ईंट भी एक घनाभ के आकार की होती है। तो यहाँ पर कुछ छात्रों को इसमें संदेह होता है कि आखिर जब पेंट करना है तो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है या आयतन निकालना होता है या क्या करना होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आप पेंट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बाहरी सतह पर ही पेंट करेंगे। मतलब देखिए इस सतह पर आप पेंट करेंगे, इसी तरीके से आप देखिए यहां पर नीचे वाली सतह पर भी पेंट करेंगे, इधर भी पेंट करेंगे, आप इसके पीछे वाली सतह पर भी पेंट करेंगे, ऊपर वाली सतह पर भी आप पेंट करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि चूंकि इस घनाभ के तो 6 पृष्ठ होते हैं, अर्थात सभी 6 पृष्ठों पर आप पेंट करते हैं। क्योंकि आपने कभी भी कोई ईंट देखी होगी तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी पृष्ठ आपका छोड़ दिया जाए और बाकी पृष्ठ पर पेंट कर दिया जाए। तो इसका मतलब आपको 6 पृष्ठ पर पेंट करना होगा। ईंट का आकार तो घनाभ के आकार का है, अर्थात एक कमरे के आकार का है। लेकिन जब आप पेंट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कमरे में हम फर्श पर पेंट नहीं करते हैं, लेकिन ईंट में तो हम चारों तरफ पेंट करते हैं, बल्कि जो 6 पृष्ठ हैं उन सभी पर हम पेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि एक ईंट को पेंट करने में कुल क्षेत्रफल। तो जब भी आप ध्यान रखें आप किसी पृष्ठ को पेंट कर रहे हैं तो हमेशा क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो एक तरीके से इस घनाभ का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो वो तो आपके पास हो जाता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहां से आप ये देखो कि यहां पर आपके पास गुणा में करके दे दिया गया। यहां तो ये तो बताया नहीं क्या कि एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है। वैसे तो देखिए आप किसी को एल भी मान लें, किसी को बी मान लें और किसी एक को एच मान लें, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। लेकिन यहां पर कोशिश किया करें जो सबसे पहले लिखा होता है वो एल होता है, अर्थात 22.5 सेंटीमीटर। फिर जो आपके पास दूसरे नंबर पर लिखा होता है वो बी होता है, अर्थात 10 सेंटीमीटर। और सबसे अंत में आपके पास एच अर्थात ऊंचाई लिखी होती है 7.5 सेंटीमीटर, जो कि यहां पर हो गई। अब यहां पर आप मान लगा देंगे। तो आप समझ भी सकते हैं हमने ऐसा क्यों बोला कि आप वैसे तो इनको मानेंगे, लेकिन अगर आप इनके अलावा जैसे एल को कुछ और मान लेते 7.5, एच को 10 मान लेते और बी को 22.5 मान लेते, तब भी आप मान लगाओगे तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सभी एक एक बार यूज हो ही रहे हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं 2 गुणा एल बी करेंगे तो 22.5 का गुणा 10 में यदि आप करोगे तो आपके पास 225 आ जाएगा, प्लस बी एच करोगे अर्थात 7.5 का गुणा 10 में करोगे तो 75 आ जाएगा, प्लस एच एल यदि आप करेंगे तो आपको 22.5 का गुणा 7.5 से करना होगा। तो ये देखिए आपके पास 168.75 हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखो 225 और 75 ये मिलकर 300 हो गया, और 168.75 भी उसमें जोड़ेंगे तो आपके पास 468.75 आ गया, गुणा 2 आपके पास चल ही रहा है। तो इस तरीके से आप देखो 2 का गुणा यदि हम करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 0.573 तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास मात्रक। अब यहां पर इस बात को गौर करें कि आखिर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आपके पास आया है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो आपके पास सभी विमाएं दी हुई हैं ईंट की वो सेंटीमीटर में है, लेकिन जो पेंट है वो मीटर स्क्वायर में। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जो पेंट है जो आपको बोला गया कितने क्षेत्रफल पर हम कर सकते हैं, या तो इसको सेंटीमीटर में बनाओ या केवल इसको मीटर में बना लो। तो किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं, ये पूरा आप पर निर्भर करता है। तो आप यदि इसको मीटर में अपनाना चाहते हैं तो आप इसको मीटर में बनाएंगे। तो देखो 937.50, अब 2 बार सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब तो ये है कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से आप भाग करते हैं, इसलिए दूसरे वाले को भी आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो आपने अलग अलग सबको लिख दिया मीटर में। तो अब यहां से आप देखोगे कि आपके पास आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल आया है वो बेसिकली एक ईंट को पेंट करने में लगा क्षेत्रफल है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास कुल क्षेत्रफल तो बोला गया था 9.375 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए पेंट की जा सकने वाली ईंटें, आपको तो ये बताना था कि आखिर आप कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं।
तो वो आपके पास हो जाएगा कुल क्षेत्रफल जो है पिंड का अपॉन एक ईंट का क्षेत्रफल। तो आप ये देखो, कुल पेंट है आपके पास 9.375 मीटर स्क्वायर बटे एक ईंट को यदि आप पेंट करेंगे तो आपने अभी पता किया कि मीटर स्क्वायर में 0.09375 होगा। तो हम आपसे इसलिए बोल रहे थे कि आपको दोनों मात्रक समान रखने, क्योंकि यहां से देखिए एक तरीके से मात्रक का कोई भी यूज आपके पास नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में कर देते तब ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अब यदि आप देखो इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.375 बटे 0.9375। अब यहां से देखो, अंश वाले अगर दशमलव को आप हटाएंगे तो यहां पर 3 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 जीरो है। यदि यहां पर आप देखेंगे कि हर वाले दशमलव को हटाएंगे तो 4 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक आपके पास आ रहे हैं। तो देखिए 3 जीरो आपने ये हटा दिया यहां से। अब देखिए 9375 यहां और यहां भी ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास 0.09375 था, तो यहां पर आप जीरो जरूर लगाएंगे। इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। जीरो दशमलव जीरो नौ तीन सात पांच। तो यहां पर देखिए आप एक के बाद 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि अंश वालों को आपने हटाया। जब हर को हटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो 5 आप जीरो लगाएंगे। अब देखिए 3 जीरो आपने कैंसिल कर दिए यहां से। अब 9375 और देखिए नीचे भी 9375 ही रह गया एक तरीके से। जब दशमलव हटा तो आपके पास केवल 100 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो आपके पास कुल पेंट दिया हुआ था उससे आप केवल 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अब यहां पर आपको बोला गया कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले तो घन और घनाभ में आप अंतर पता रखें जरूर। तो घन जो होता है वो भी एक त्रिविमीय आकृति है और जो घनाभ है वो भी एक त्रिविमीय आकृति है। अब जो अंतर होता है उनको समझ लेते हैं कि घन में जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है वो तीनों बराबर होती हैं, अर्थात सभी भुजाएं एक जैसी होंगी। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी भी हो सकती है, हो सकता है बराबर हो जाए, हो सकता है कोई दो बराबर हो सकता है कोई भी बराबर ना हो। इसका मतलब घन तो फिक्स है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन घनाभ घन बन सकता है जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, लेकिन जनरली घनाभ में ऐसा नहीं होता है। तो घनाभ में आपको कोई भी संबंध नहीं दिया होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, जबकि घन में आपको पता होता है कि तीनों भुजाएं आपके पास बराबर होती हैं। अब जब आपको घनाभ पता लग गया और घन पता लग गया तो यहां पर सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं जल्दी से। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये एक घन बन गया है। अब चूंकि ये घन आपके पास बन गया तो आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर देखिए तीन भुजाएं होंगी, इस घन की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो तीनों तो बराबर होंगी, इसलिए आपको बोल दिया गया कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का किनारा है। इसका मतलब अगर आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर ही होगा, अर्थात चौड़ाई।
और ये जो ऊंचाई आपके पास अर्थात गहराई जो दिख रही है वो भी आपके पास 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इसका मतलब सभी जो किनारे होंगे अर्थात जो सभी भुजाएं हैं वो आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये आपके पास घन हो गया। अब घन के बाद हम बात करते हैं कि घनाभ की। तो चलिए घनाभ की हम बात करते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक घनाभ है ये। अब इस घनाभ में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लंबाई है वो है ये L, इसे बोलते हैं हम, जो कि आपके पास 12.5 सेंटीमीटर है। ये चौड़ाई होती है अर्थात B होती है। ये आप देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर है। और अब आप ये देखो कि जो ऊंचाई होती है वो आपके पास ये होती है दूरी, इसको हम h बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपको दी हुई थी। तो आपको बोला गया कि आखिर घन और घनाभ में किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ये आपके पास पहला वाला भाग था इस प्रश्न का। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले वाले भाग को। यहां पर आपको एक पद दिखाई दिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होते हैं जो बेसिकली दीवार होती है एक तरीके से। तो आप जानते हैं जिस भी कमरे में आप बैठे होंगे वो घनाभ के आकार का हो या घन के आकार का होता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास केवल 4 ही दीवारें होती हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर तो फर्श होता है, सॉरी नीचे फर्श होता है और ऊपर छत होती है। दीवारें तो लेकिन 4 ही होती हैं। तो जो दीवारें होती हैं उन्हीं को आप पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। तो आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर यह ध्यान रखो कि जो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात चारों दीवारों को करना है। यहां पर हम घनाभ के लिए लिखते हैं, घन के लिए तो बहुत आसान होता है कि सभी बराबर हो जाते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घन के लिए लिखते हैं, घनाभ के लिए लिखते हैं अभी हम। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा, अब ये देखो एक तो ये वाली दीवार होगी, एक इसके बिल्कुल अपोजिट मतलब बिल्कुल एक जैसी होंगी। तो इस दीवार का क्षेत्रफल लिखेंगे तो BH आ जाएगा, क्योंकि केवल चौड़ाई और ऊंचाई प्रयोग में आ रही है। प्लस देखो एक दीवार आपके पास ये वाली आ जाएगी और इसके एक अपोजिट ये चल रही होगी। तो यदि आप इनका क्षेत्रफल लिखेंगे तो आपके पास LH आ जाएगा, 2 बार आएगा इसलिए 2 गुणा हमने पहले लिख दिया है। तो यहां से आप देख सकते हैं आपके पास हो जाएगा 2 गुणा LH प्लस BH। तो ये आपने केवल अभी तक फॉर्मूला लिखा है। अब इसी तरीके से हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं घनाभ का। सॉरी घन का लिखते हैं, घनाभ का तो आपने लिख ही दिया है। अब आप देखते हो कि घन में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे L ले लो चाहे B या H, तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो जो किनारा दिया है इसको हम A बोल सकते हैं एक तरीके से। तो A आपके पास 10 हो गया। A ही तुम्हारी ऊंचाई हो जाएगी, A ही लंबाई हो जाएगी और A ही आपके पास चौड़ाई हो जाएगी। चलिए अब यहां से अब देखो आप लिखोगे, देखो 2 तो आपके पास ये रहा। अब L को भी आपने A कर दिया, H को भी A कर दिया, तो A स्क्वायर आ गया प्लस BH अर्थात B गुणा H मतलब A स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। तो ये 2 गुणा 2A स्क्वायर आ गया अर्थात 4A स्क्वायर आपके पास आ गया। तो अब इस तरीके से चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ गया घन का भी और घनाभ का भी, तो हम मान लगा देते हैं। तो चलिए यहां पर आ जाएगा 4 गुणा A स्क्वायर, A तो 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 400 आ जाएगा। और मात्रक जरूर लिखें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से घनाभ के लिए हम बात कर लेते हैं। तो 2 गुणा, अब यहां से देखो LH प्लस BH है। L आपके पास 12.5 है, H आपके पास 8 है। तो देखिए 12.5 गुणा 8 प्लस B गुणा H करोगे तो 10 गुणा 8 आप करोगे तो 2 गुणा। अब देखो 12.5 का गुणा यदि आप 8 से करोगे तो आपके पास ये 100 बन जाएगा प्लस 10 का गुणा 8 से करेंगे तो 80 आपके पास बन जाएगा। तो देखो 2 गुणा 180 आ गया अर्थात आपके पास देखिए 360 आ जाएगा। और मात्रक जरूर लिखें क्योंकि मात्रक नहीं लिखेंगे तो कभी कभार आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हर जगह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मात्रक सेंटीमीटर में दिए हुए थे। तो ये आपके पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पार्श्व वाला 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको तो बोला गया कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 400 वाली मात्रा ज्यादा है 360 से, तो आप बोलेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है
तो आपको समझ में आ गया कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अधिक है। अब हम देखते हैं कि आखिर कितना अधिक है। तो कितना अधिक के लिए आपको देखना होगा कि आप 400 माइनस 360 करेंगे तो ये आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि पहले वाले भाग में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक तो है, लेकिन वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक है। या आप बोल सकते हैं कि घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। अब देखिए इसके बाद हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है और बोला गया कि किसका कम है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले घनाभ का देखेंगे, तो वो आप जानते हैं 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और फिर हम घन का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। घन में देखिए सभी वजह बराबर होती हैं, तो 2, देखो ये भी ए ये भी है तो ए स्क्वायर आ गया, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर आ गया, अर्थात 6 ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर आप मान लगाएंगे तो देखिए 2, एल का मान 12.5, बी का मान आपके पास 10 हो गया, प्लस बी का मान 10 और एच का मान 8, प्लस एच का मान 8 और एल का मान 12.5 आपके पास हो जाएगा। तो यहां से देखोगे आप तो 2, ये देखो 125 आ गया, प्लस 80 आ गया, प्लस 100 आपके पास आ जाएगा। तो देखो ये मिलकर तो 200 हो जाएगा और 125 जोड़ेंगे तो 325 आ गया। तो ये आपके पास देखो 650 आ जाएगा। और मात्रक जरूर लिखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया मात्रक। अब यहां पर आप घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा ए का मान 10 था तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 गुणा 100 आपके पास हो गया, तो ये 600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 600 है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि आपको बोला गया था कि किसका कम है, तो आप देख रहे हैं 600 कम मात्रा है, इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर कितना कम है, तो उसके लिए हमको यहां पर इनका अंतर निकालना होगा। तो आप देखेंगे 650 माइनस 600, तो इस तरीके से आपके पास 50 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड वाले भाग का उत्तर भी आ गया कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है जो कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है घनाभ से। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 को हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसमें आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास कोई भी पौधा घर है और वो बोला गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको बता दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधा घर आपके पास घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास कोई भी एक पौधा घर है, मान लीजिएगा, ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया। इसमें आपके पास ये देखिए लंबाई भी हो जाएगी ये आपके पास देखो चौड़ाई हो जाएगी b और ये आपके पास ऊंचाई हो जाएगी h। तो यहां पर मैं एक बार अलग से भी लिख लेता हूं। l है आपके पास 30 सेंटीमीटर, जो b है अर्थात चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है अर्थात h ये भी 25 सेंटीमीटर ही है। अब बोला गया कि ये जो पौधा घर है इसका संपूर्ण रूप से शीशे से बना हुआ है और शीशे से मतलब इसका आधार भी शीशे से ही बना है। मतलब आप देख रहे हैं कि किसी भी घनाभ में, क्योंकि घनाभ के आकार का है तो उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसका मतलब 6 के 6 पृष्ठ यहां पर शीशे से ही बने गए हैं। तो आपको बोला गया कि पहले वाले भाग में इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो पहले वाले भाग में हम लिख लेते हैं शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब आप ये देखो कि अगर आपको शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल देखना है तो आपको ये देखना होगा कि आखिर शीशा लगा कैसे कैसे और कहां कहां है।
तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो सभी प्रश्न है वो शीशे के बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपको यहां से ये समझ में आएगा कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि आपको इस पौधे घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपके पास होता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के बराबर। अब यहां पर आप मान लगा देंगे। तो देखिए एल का मान 30 है और बी तथा एच का मान 25 है। तो 2 गुना 30 गुना 25 आप करेंगे प्लस देखिए बी गुना एच करेंगे तो वो 25 गुना 25 आ जाएगा और फिर एच गुना एल करेंगे तो वो आपके पास 25 गुना 30 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 2 25 का गुणा 30 में करेंगे तो आपके पास 750 आ जाएगा प्लस 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 आ जाएगा प्लस 25 का गुणा 30 में करेंगे तो दोबारा आपके पास 750 ही आएगा। देखिए 2। अब यहां से आप गौर करेंगे तो 750 और 750 ये दोनों मिलकर 1500 हो गया प्लस 625 आपके पास रह गया। तो इस तरीके से 2 गुणा 2125 आ गया। अब 2 का आप गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए यदि आप 2 का गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखें कभी भी मात्रक लेना ना भूलें, नहीं तो आपके अंकों को काट लिया जाएगा। तो आपके पास देखो सभी जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब पहला वाला भाग तो आपके पास काफी आसानी से हल हो चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि सभी किनारों को, अर्थात देखो 12 किनारे होंगे जिसमें कितने टेप की आवश्यकता आपके पास होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर 12 किनारे आपके पास कैसे बनने हैं। तो अगर हम देखिए किनारे की ही बात करेंगे, ध्यान रखें इस बात का। तो देखो किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता पूछी गई। तो सबसे पहले तो आप ये देखो टेप शीशे की पट्टियों को चिपकाने के लिए बोला गया था। तो देखो आपके पास एक किनारा ये हो जाएगा, यहां पर आपने टेप लगाई होगी। दूसरा किनारा ये हो जाएगा आपके पास। तीसरा किनारा आपके पास देखो ये वाला हो जाएगा। चौथा किनारा आपके पास देख सकते हैं ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे पांचवा किनारा आपके पास ये हो जाएगा, छठा किनारा ये हो जाएगा, सातवां किनारा ये हो जाएगा, आठवां किनारा देख सकते हैं आप ये वाला हो जाएगा, नौवां किनारा ये हो जाएगा आपके पास, 10वां किनारा आपके पास ये हो जाएगा, 11वां किनारा ये हो जाएगा और 12वां किनारा आपके पास ये हो जाएगा। तो आपके पास ये तो समझ में आ गया कि 12 किनारे होंगे जहां पर टेप लगी होगी। अब आपको बोला गया था कि कितने टेप की आवश्यकता होगी, अर्थात स्वाभाविक सी बात है टेप यदि आप लगा रहे हैं तो लंबाई में आपको दी हुई थी यहां पर कि टेप द्वारा चिपकाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली कितनी लंबाई होगी टेप की जिसको आप यहां पर चिपका रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि घनाभ अर्थात जो पौधा घर है आपके पास में किनारों की संख्या 12 होगी। ये स्वाभाविक सी बात है, हमने आपको एक एक करके गिनाया भी कि वो आपके पास 12 होगी, जिसमें आप देखो कि जो 12 किनारे होंगे। अब देखते हैं कि आखिर कौन से किनारे कितने कैसे कैसे हैं। देखो ये लंबाई वाला किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया लंबाई वाला, एक ये वाला देखो किनारा है लंबाई का, ये भी किनारा लंबाई का। तो आपको समझ में आया कि 4 किनारे तो लंबाई के हैं। फिर आप देखते हैं कि चौड़ाई वाले यदि हम किनारे देखें तो आप देखो चौड़ाई वाले किनारे, एक ये किनारा आया, दूसरा किनारा चौड़ाई का, तीसरा किनारा और चौथा किनारा। तो आप देख रहे हैं 4 किनारे आपके पास चौड़ाई के हो गए, अर्थात चौड़ाई वाली जो भुजाएं हैं उनके सारे लगाया गया आपने टेप। और बाकी बचे जो 4 किनारे होंगे वो आपके पास ऊंचाई वाले हो जाएंगे, अर्थात जो ऊंचाई वाली भुजा है उसके अलोंग आप टेप लगाएंगे। इसको हम एक बार देख भी लेते हैं कि आखिर कैसे ऊंचाई वाले होंगे। तो आप देखिए एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा और चार किनारा, अर्थात 4 ऊंचाई वाली लंबाइयां हैं तो आपके पास 4 ऊंचाई वाले किनारे हो गए। तो आपको तो बोला गया कि आखिर कितना टेप आप यूज करेंगे। तो देखो 4 किनारे लंबाई के अर्थात 4 गुणा एल प्लस 4 किनारे चौड़ाई के अर्थात 4 गुणा बी और 4 किनारे ऊंचाई के अर्थात 4 गुणा एच आपके पास हो जाएगा। तो 4 यदि आप उभयनिष्ठ ले लो तो आपके पास आ जाएगा एल प्लस बी प्लस एच। अब यहां से आप देखोगे एल का मान आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 25 और एच दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे 4, एल का मान 30 प्लस बी का मान 25 प्लस एच का मान 25। तो देखो 4 30 प्लस देखो 25 प्लस 25 करोगे तो 50 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यदि हम 50 और 30 को जोड़ दें तो आपके पास 80 आ जाएगा। तो 4 गुणा 80 रहा।
तो ये आपके पास 320 आ जाएगा। अब ध्यान रखें मात्रक तो लिखना ही होगा आपको। तो आप देख रहे हो ये सभी 30 सेंटीमीटर में था, ये सभी सेंटीमीटर में थे, तो ये आपके पास सेंटीमीटर आ गया। तो आपको समझ में आया कि कुल टेप की जो आवश्यकता होगी वो 320 सेंटीमीटर आपके पास होगी। तो चाहे आप 320 सेंटीमीटर लिखें या अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 3.20 मीटर। तो आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न में, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। इसमें आपको बोला गया कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी उसे, जिसमें देखिए बड़ा डिब्बा था तो बड़े डिब्बों की माप आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। और देखिए छोटे डिब्बों की भी आपको माप दी गई है 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। फिर आप देख रहे हैं आपको बोला गया कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता अर्थात ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता आपके पास लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आपके पास आएगी। तो यहां से सबसे पहले अगर हम इस प्रश्न को समझें तो आप ऐसे समझिएगा कि एक मिठाई वाला है, उसको अपने डब्बे पैक करवाने हैं मिठाइयों के, तो उसके लिए गत्ता का ऑर्डर दे रहा था। तो वो जानता था कि उसके यहाँ 2 तरीके के डब्बे होंगे, एक बड़ा डब्बा है एक छोटा डब्बा है। अब बड़े डिब्बे की माप दी हुई है 25 गुणा 20 गुणा 5 और छोटे डिब्बे की माप दी है 15 गुणा 12 गुणा 5। अब 3 मापें दी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक माप इनमें एल होगी, एक बी होगी और एक एच होगी। अर्थात आपको ये समझ में आया कि ये जो सभी मापें हैं अर्थात जो डब्बा बनेगा वो एक घनाभ के आकार का बनेगा। अब घनाभ के आकार का यदि डिब्बा बनेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर उसमें जो गत्ता लगेगा, तो गत्ता तो चारों तरफ लगे, चारों क्या मतलब हर तरफ लगेगा, ऊपर नीचे और चारों एक तरीके से दीवार पर लगेगा। तो आपको समझ में आएगा कि गत्ते की आवश्यकता मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इन डिब्बों का। लेकिन उसमें बोला गया कि ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा गत्ता एक्स्ट्रा और लगेगा, और वो एक्स्ट्रा गत्ता इसलिए लगेगा क्योंकि अतिव्यापकता अर्थात ओवरलैप्स के लिए। क्योंकि जब आप बंद कर रहे हैं तो ऐसा हुबहू एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, बंद करने में थोड़ा बहुत अंतर आपके पास, थोड़ा अलग गत्ता, बड़ा गत्ता थोड़ा तो लगता ही है एक्स्ट्रा। तो बोला गया कि जो अलग से एक्स्ट्रा गत्ता लग रहा है वो 5% के बराबर है जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था। फिर आपको देखिए लागत दी हुई है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो आपको कुल लागत बता देनी है 250 डब्बे के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम बड़े डिब्बे की बात करते हैं, तो लिख भी देते हैं बड़े डिब्बों के लिए। बड़े डिब्बों के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले हम एल बी और एच लिख लेते हैं कि आखिर क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो एल आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपने देखा था कि अगर गत्ता हर जगह लगाना है पैक करने के लिए, इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहां पर आप देखोगे एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपके पास देखो फॉर्मूला आपने पढ़ाई है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहां से अब देखिए 2 आपने उभयनिष्ठ ले लिया, एल बी अर्थात 25 का गुणा आप 20 से करेंगे प्लस बी एच अर्थात 20 का गुणा अब आप 5 से करेंगे प्लस एच एल अर्थात 5 का गुणा अब आप 25 से करेंगे। तो अब देखिए 2 25 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आपके पास 500 आ जाएगा, प्लस 20 का गुणा 5 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 5 का गुणा 25 से करेंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास हो जाएगा 2, 500 प्लस 100 600 हो गया और 125 यदि आप जोड़ोगे तो आपके पास 725 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 1450 आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़े डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हर भुजा आपके पास सेंटीमीटर में दी थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, लेकिन आपको तो बोला गया कि अतिव्यापकता के लिए अर्थात ओवरलैप्स के लिए भी थोड़ा सा गत्ता एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अतिरिक्त मैं लिख देता हूं, अतिव्यापकता के लिए जो गत्ता यूज होगा तो मैंने उसको लिख दिया अतिरिक्त गत्ता, वो आपके पास हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 1450 का 5%। तो देखो एक शून्य तो आपने एक शून्य से कट कर दिया। अब यहां से आप देखोगे आपके पास ये आ जाएगा 625/10 अर्थात 62.5, सॉरी यहां पर 725 आएगा, तो यहां पर 725/10 करेंगे तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 1450 लगा, लेकिन इतना गत्ता एक्स्ट्रा और लगा। तो आप देखेंगे कि गत्ते का कुल क्षेत्रफल अर्थात कुल कितना गत्ता लगा होगा सब कुछ मिलाकर, तो आपको पता लगेगा 1450 प्लस 72.5 को आप जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया 1522.5 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास इतना गत्ता कुल लगा होगा। अब यहां पर बोला गया कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए तो 4 रुपए लग रहे हैं, तो यहां से हम कुल लागत लगाएंगे। इसलिए ये देखो एक गत्ते का कुल क्षेत्रफल आया, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इसलिए एक गत्ते का आपके पास एक गत्ते का कुल क्षेत्रफल आया, तो आप चाहो तो पहले 250 गत्ते का कुल क्षेत्रफल निकाल लो, या पहले एक गत्ते का मूल्य निकाल के 250 गत्ते का मूल्य निकाल, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम एक गत्ते का लागत निकाल लेते हैं। तो देखो एक गत्ते की लागत के लिए आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो लागत है वो है आपके पास 4 रुपए। इसलिए एक गत्ते की लागत अर्थात 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो गत्ता यदि आप प्रयोग करेंगे तो वही तो एक गत्ता हो गया, उसके लिए जो आपके पास लागत आएगी वह आएगी 4 गुणा 1522 सॉरी 4/1000 गुणा 1522.5। तो यदि आप देखो इनको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00960, तो 6090.5/1000। तो आपके पास देखिए जो आएगा ये देखिए आपके पास हो जाएगा 6.090 रुपए। तो आपके पास ये समझ में आ गया कि 606.09 रुपए आपके पास हो जाएगा। ये एक डब्बे का मूल्य आपके पास आ गया, लेकिन आप तो जानते हैं कि आपने तो 250 डब्बे बनवाए हैं, बड़े तरीके के भी और छोटे माप के भी, तो इसलिए 250 बड़े एक गत्ते के बजाय अब यहां पर एक डब्बे का लगाइएगा आप, क्योंकि एक डब्बे में तो गत्ता काफी लग रहा है, तो यहां पर आप डब्बे लिख दीजिएगा। तो 250 बड़े डिब्बों की लागत अब आप निकालेंगे, तो आप 250 का गुणा कर देंगे, तो 250 गुणा 6.090 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब देखिए 250 का गुणा करना है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है आपको 250 का पहाड़ा याद नहीं होगा, तो आप 25 का पहाड़ा तो याद कर ही पाते हैं, तो आप 25 का गुणा इसमें करेंगे और फिर आप जीरो को एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1522.5 रुपए। तो इस तरीके से आपने 250 बड़े डब्बों की लागत तो निकाल ली। अब हम बात करते हैं कि छोटे डब्बों के लिए भी तो आपको करना होगा ये सब काम, तो यहां पर जैसा आपने बड़े डब्बों के लिए किया है वैसा ही आप छोटे डब्बे के लिए भी करेंगे। तो छोटे डब्बों के लिए सबसे पहले आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लीजिएगा। तो छोटे डब्बों के लिए आप देख रहे हैं कि लंबाई है 15, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 5। तो यहां पर देखिए
एल आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर, बी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और एच आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने तीनों मान लिख लिए एल, बी और एच के। तो यहां से आप देख रहे हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सबसे पहले वो निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहां से देखो 2 एल बी यदि आप करोगे अर्थात 15 का गुणा आप 12 से करोगे तो ये आपके पास 180 आ जाएगा, प्लस बी एच करोगे अर्थात 12 का गुणा 5 से तो 60 आ जाएगा, प्लस एच एल अर्थात 15 का गुणा 5 से करेंगे तो 75 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 2 180 और 7 240 हो गया, प्लस 75 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 240 और 75 को यदि आप जोड़ेंगे तो 315 आ जाएगा। तो इस तरीके से 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, वो भी एक डब्बे का। ध्यान रखें एक डब्बे का है ये। अब आपने देखा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गत्ता तो जरूर लगता ही है, और वो गत्ता जो था वो 5% एक्स्ट्रा लगता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसलिए अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 630 का 5%। तो देखो एक जीरो से ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो आप 63 गुणा 5 यदि करेंगे तो आपके पास 315 बटे 10 आ जाएगा, अर्थात 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अतिरिक्त गत्ता आपके पास जरूर लगेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि कुल गत्ते का क्षेत्रफल, और वो भी आप एक डब्बे के लिए निकाल रहे हैं, वो आपके पास हो जाएगा 630 प्लस 31.5, अर्थात ये देखो आपके पास 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना गत्ता कुल लगेगा एक डब्बा बनाने के लिए, छोटा डब्बा बनाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि इतना गत्ता यदि एक छोटे डिब्बे बनाने के लिए लगेगा तो पहले हम एक गत्ते का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दर तो सेम ही है, चाहे बड़ा डब्बा हो चाहे छोटा डब्बा। चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लागत वो है आपके पास 4 रुपए थी, प्रश्न में दी हुई थी आपको। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर गत्ता आप लगाएंगे तो उसके लिए लगेगा 4/1000। लेकिन आप देख रहे हैं छोटे वाला डब्बा बनाने के लिए तो आप 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे गत्ता, तो आप इससे गुणा कर देंगे 661.5 का। तो अब आप देखो आपके पास आ जाएगा 0 6 4 26 बटे 1000। तो इस तरीके से 2.646 इतने रुपए आपके पास लगेंगे। अब 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर आप बोल सकते हैं एक छोटे डिब्बे का लागत आपने निकाल लिया। अब एक छोटे डिब्बे की लागत आपने निकाल ली। अब आपको तो बोला गया कि प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे आपको बनवाने थे, तो इसलिए अब आपको 250 डब्बे तो छोटे भी बनवाने हैं। तो इसलिए 250 छोटे डिब्बों की लागत निकालेंगे। अब आप तो 250 का गुणा कर देंगे एक डिब्बे की लागत की से। तो देखिए 250 का पहाड़ा आप नहीं जानते होंगे तो आप स्वाभाविक सी बात है 25 का गुणा करेंगे 2.646 में, और बाद में उसमें आप 0 एक एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि 250 का गुणा करवाया था, आप तो 25 का गुणा कर रहे हैं। तो आपके पास ये हल करने पर आ जाएगा 661.5 रुपए। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि अगर आप 250 छोटे डब्बे बनवाएंगे तो उसमें आपको 661.5 रुपए लगेंगे, और यदि आप 250 बड़े डब्बे बनवाएंगे तो उसमें आपको 1522.5 रुपए लगेंगे। तो अगर अब आप कुल लागत निकालें इनकी उस मिठाई वाले के लिए, तो इसलिए कुल लागत, तो कुल लागत में तो 250 बड़े डब्बे थे और 250 ही छोटे डब्बे भी थे।
तो आप देखो 250 बड़े डब्बों की लागत आपके पास देखिए आई थी 1522.5 प्लस 250 छोटे डब्बों की लागत अभी आपने निकाली, वो है आपके पास 661.5। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास देखो ये 0 4 8 21, तो आपको समझ में आएगा कि उस दुकान वाले को टोटल 2184 रुपए मूल्य देना होगा इन 250 बड़े डब्बों और 250 छोटे डब्बों को बनवाने के लिए। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। यहां पर आगे आपको बोला गया कि जिसमें सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुणा 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको एक तिरपाल बनाना है और वो तिरपाल में आप देखिए आपको आधार की विमाएं दी हैं, आधार मतलब लंबाई और चौड़ाई दी है और ऊंचाई भी आपको दी है, अर्थात तीनों विमाएं आपको दी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आपको एक तिरपाल बनाना था जिसमें आप वो अपनी कार खड़ी कर सके और आप देख रहे हैं जब आप तिरपाल बनाएंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है घनाभ जैसे आकार का हो सकता है। तो अब घनाभ जैसे आकार का यदि तिरपाल आप बनाएंगे तो देखिए वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से देखो आपका तिरपाल हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आप तिरपाल बना रहे हैं तो आप चित्र तो देखिए ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हम कुछ ऐसे चित्र तो नहीं बना सकते कि उसमें हम कोई वजह हटा दें, क्योंकि ये तो हम समझने के लिए आपको बनाया है हमने। अब हम समझते हैं जब आप गाड़ी को खड़ी करेंगे तो उसमें आप जानते हैं कि तिरपाल को जमीन पर बनाने का तो कोई औचित्य नहीं है। तिरपाल तो केवल चारों तरफ रहेगा और ऊपर की तरफ रहेगा जब ऊपर से यदि उसे ढकेगा तो ऐसा नहीं होगा कि तिरपाल को हम जमीन पर भी बनाएं, मतलब तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो जमीन पर भी आए और फिर गाड़ी आए। गाड़ी तो जमीन पर ही रहेगी तो उसमें तो तिरपाल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आप देख रहे हैं जो नीचे का जो फर्श है बेसिकली वो आपको बनाना ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले लिखेंगे कुल तिरपाल का क्षेत्रफल। तो कुल तिरपाल का क्षेत्रफल सबसे पहले आप लिखेंगे। तो उससे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो लंबाई हो जाएगी 4 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपके पास 3 मीटर और ऊंचाई आपके पास हो जाएगी 2.5 मीटर। अब देखो कुल तिरपाल का क्षेत्रफल जो प्रयोग में आएगा उसको हम लिखते हैं। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं घनाभ का 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL आएगा। लेकिन आप जानते हैं सब जगह का तो ठीक है, लेकिन ये जो आधार वाला है क्षेत्रफल तिरपाल का वो तो बेसिकली आएगा ही नहीं। तो आप इसमें से आधार का क्षेत्रफल हटा देंगे अर्थात L गुणा B, क्योंकि आप जानते हैं ये आपके पास L होता है, ये आपके पास B होता है और ये आपके पास H अर्थात ऊंचाई होती है। तो आपने आधार का क्षेत्रफल यदि आप देखोगे तो L गुणा B आ जाएगा, आधार अर्थात फर्श का क्षेत्रफल। अब यहां से हम सभी के मान लगा देंगे L, B तथा H के। तो चलिए 2 L का मान है 4 और B का मान है 3 तो 12 हो गया, प्लस B का मान 3 और H का मान 2.5 तो ये 7.5 आ गया। H का मान 2.5 और L का मान 4 तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस LB 4 गुणा 3 12 आ जाएगा आपके पास। तो यहां से आप देखो 2 12 और 7.5 आपके पास 19.5 आ गया, प्लस 10 ये आ गया आपके पास माइनस 12। तो देखो 19.5 में से यदि आप 10 जोड़ेंगे तो 29.5 आ गया। तो 2 गुणा 29.5 माइनस 12 लिख दिया। अब यहां से आप गौर करेंगे कि देखिए 2 का गुणा 29.5 में करेंगे अपन तो ये आपके पास 59 आ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 47 आ जाएगा।
अब ध्यान रखें 47 केवल ऐसे ही तो नहीं लिखना होगा, आपको मात्रक भी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी में मात्रक, जो दूरियों के मात्रक हैं वो मीटर में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो ये मात्रक आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपसे बोला गया था कि कुल कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तिरपाल की आवश्यकता का मतलब यह हुआ कि आखिर कुल कितना तिरपाल आपके पास लगेगा उस संदूक जैसी आकृति को बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं आपके पास 47 वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी उस संदूक जैसी आकृति को बनाने के लिए।